अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर ना हो के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ाहिद इकबाल आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडी को भी टाइम दे रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको हम टार्क भी कहते हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशली जो न्यू कमर्स आ रहे हैं चैनल पे, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि नए आने वाली नोटिफिकेशन, नए आने वाली वीडियो और नए आने वाला टॉपिक टाइमली आपको मिल सके और आपकी स्टडी में किसी किस्म की हर्डल ना आए। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको हम आम जबान में टार्क भी कहते हैं। हमने किसी भी चीज को रोटेट करना है, उसके ऊपर फोर्स लगाई जाती है। मिसाल के तौर पे आप एक दरवाजे को खोलते हैं और बंद करते हैं। इसमें आपने दरवाजे को खोला, एक फोर्स लगाई, बंद करने के लिए एक और फोर्स लगाई। कोई नट था, उसको टाइट करने के लिए आपने उसके ऊपर रेंच या प्लास वगैरह का इस्तेमाल किया, तो वो भी आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई। तो किसी भी चीज़ को फोर्स के ज़रिए जो टर्निंग इफेक्ट उसके अंदर दिया जाता है, उसको कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या टार्क। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए बॉडी। एक बॉडी है, उसके ऊपर जो टर्निंग इफेक्ट हो रहा है, प्रोड्यूस कौन कर रहा है? फोर्स कर रही है, प्रोड्यूस बाय फोर्स। जो अप्लाइड फोर्स उसके ऊपर हम लगा रहे हैं, उसकी वजह से उसका जो टर्निंग इफेक्ट हो रहा है और ये एक फिक्स पॉइंट के गिर्द होता है। आप अगर गौर से देखें तो दरवाजे के साथ आपकी चौखट है, चौखट के साथ दरवाजा ऐसे आगे पीछे हो रहा है, उस कनेक्शन के साथ दरवाजा आगे पीछे होगा, वो एक फिक्स पॉइंट होगा। लेट्स सपोज ये बोल्ट है, इसके ऊपर नट को मैंने रोटेट करना है, तो नट इसके ऊपर रोटेट होगा, इसी फिक्स पॉइंट के ऊपर रोटेट होगा, इधर उधर रोटेट नहीं होगा। अगर वो इसके ऊपर बिल्कुल आके सही तरह से फिक्स नहीं आता, तब तक आप उसको रोटेट नहीं कर सकते। वो फिक्स पॉइंट पे आएगा तो रोटेट होगा। किसी बॉडी में जो फिक्स पॉइंट के गिर्द रोटेशन पैदा होती है, उसकी वजह क्या होती है? अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स की वजह से जो रोटेशन पैदा होती है, उसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, और इसको टार्क भी कहते हैं। चूंकि एक डायरेक्शन इन्वॉल्व है इसमें, आप दरवाजा खोलते हैं तो आपको पता है कि मैंने दरवाजा इस तरफ खोलना है, बंद करना है तो उस तरफ करना है। ये देखिए छोटा सा नट आपको नजर आ रहा है। किसी फिक्स पॉइंट के ऊपर मैं इसको घुमाऊंगा तो इसकी रोटेशन की एक डायरेक्शन होगी। अगर इसको मैं ऐसे क्लॉकवाइज, ऐसे जैसे घड़ी की सुइयां चलती है ना, ऐसे इसको क्लॉकवाइज कहते हैं। अगर मैं इसको ऐसे क्लॉकवाइज यूं घुमाऊंगा तो ये टाइट होगा, और अगर इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये खुल जाएगा, लूज होना शुरू हो जाएगा। इससे हमें पता चला कि मोमेंट में जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो एक डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। उसकी एक डायरेक्शन होती है, या ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। एक डायरेक्शन दे दी गई है। आपका दरवाजा है, ये चौखट है, आप इसको जब ऐसे खोलते हैं आप इसकी डायरेक्शन यू करते हैं, अगर इसको बंद करते हैं तो इसकी डायरेक्शन यू करते हैं। इसमें चूंकि डायरेक्शन इन्वॉल्व है, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट न्यूटन मीटर है। मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं और इसको टॉर्क भी कहते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा है कि किसी भी चीज के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर देगा। किसी रोटेटिंग बॉडी के ऊपर हम जब फोर्स लगाएंगे तो उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वो चेंज कर देगा। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में उसकी रोटेशन होगी। किसी स्क्रू को बंद करना है, किसी नट को बंद करना है, तो आप क्लॉकवाइज उसको घुमाते जाएंगे तो उसके अंदर रोटेशन आती जाएगी और वो टाइट होती जाएगी। अगर उसको लूज करना है तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इससे हमें पता चलता है कि मोमेंट ऑफ फोर्स सेम काम कर रही है जो हमारी नेट फोर्स होती है, जो हम रोटेशन के अलावा यूज करते हैं। वो किसी चीज को एक ट्रांसलेटरी मोशन में लेके जाती है, स्ट्रेट पाथ में या कर्व में लेके जाती है। ये जो रोटेशनल वाली फोर्स है, इस फोर्स का नाम है मोमेंट। ये फोर्स चूंकि रोटेशन पैदा कर रही है, इसकी भी एक डायरेक्शन है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कोई भी चीज एट रेस्ट है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं डालेंगे तो वो रेस्ट में रहेगी। अगर वो मोशन में है तो एक्सटर्नल फोर्स उसको रोकने के लिए जब तक नहीं आएगी या उसके मोशन को बढ़ाने के लिए नहीं आएगी तो वो उसी मोशन के साथ चलता रहेगा। रोटेशन में भी सेम चीज है। एक नट है, उसके ऊपर जब तक आप फोर्स नहीं डालेंगे तब तक वो नहीं अपनी जगह से हिलेगा, रोटेशन नहीं करेगा, वो स्टैटिक रहेगा। लेकिन अगर उसमें आप रोटेशन ले आते हैं, जब तक उस रोटेशन को आप रोकेंगे नहीं तब तक वो रुकेगी नहीं। मिसाल के तौर पे एक फैन, उसमें एक स्पीड रहती है, जब तक उसको एक्सटर्नल हवा उसकी परों को आके रोकती नहीं है, उसमें फ्रिक्शन पैदा नहीं करती, तब तक फैन को ऑफ भी कर दें तो थोड़ी देर तक आप देखें तो वो घूमता रहता है। वजह क्या है कि उसकी जो रोटेशन है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वो कंटिन्यू रहेगी।
अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं पड़ेगी। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है, साइडों से जो हवा होती है उसके परों को आस्ता आस्ता स्लो कर दी जाती है और एक टाइम होता है वो आके रुक जाता है। तो इससे साबित हुआ कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स होती है जब ये किसी रोटेटिंग चीज पे अप्लाई करते हैं तो ये उसकी एक्सेलरेशन को बढ़ा देती है। पंखे की मिसाल है, उसकी एक नाब लगी होती है, आप उसको जब घुमाते हैं तो पंखा तेज और आस्ता दे देते हैं क्योंकि आप उसमें एक्सेलरेशन जनरेट कर रहे होते हैं। तो जब उसको एक्सटर्नल फोर्स मिलेगी रेट ऑफ रोटेशन बढ़ जाएगा। मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क भी कहते हैं और इसका जो सिंबल है उसको ऐसे स्मॉल टी टाइप होता है, इसको टॉ बोलते हैं। क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर हम एरो हेड भी लगाते हैं। अब ये जो टॉ होता है ये प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ एक्सिस। जिस चीज के गिर्द कोई चीजें रोटेट करती हैं, जैसे ये दरवाजा है, इसकी चौखट की मिसाल दी थी, ये पंखा है, पंखे के आप दरमियान में देखते एक रॉड लगा हुआ होता है और रॉड के गिर्द घूम रहा होता है, वो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जैसे हमारी जमीन भी ऐसे रोटेट कर रही है तो वो भी अपने सेंटर नॉर्थ और साउथ पोल के गिर्द घूम रही है ऐसे, तो उसके दरमियान जो लाइन होती है उसको एक्सिस कहते हैं। लेट्स सपोज एक पंखा था, ये उसका सेंटर एक्सिस है और इसके गिर्द ये ऐसे घूम रहा है, इसके पार ऐसे एक पैर इधर होता है, एक इधर होता है, एक इधर, लेकिन जब घूमते हैं तो पूरा एक सर्कल बना देते हैं। ये जो लाइन है दरमियान में ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये फोर्स इसको ऐसे पड़ रही है, ऐसे फोर्स पड़ रही है और ये ऐसे रोटेट कर रहा है। अब ये जो फोर्स पड़ रही है साइडों पे, ये वो फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको डी कहते हैं। टॉ जो सा है फोर्स एंड डिस्टेंस का एक कॉम्बिनेशन है, एक प्रोडक्ट है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना कम होगा आपको उतनी फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो आपको किसी भी चीज के ऊपर फोर्स कम लगानी पड़ेगी। जिसकी मिसाल 2 रेंच है, ये रेंच छोटा है, ये लेट्स सपोज इस नट को टाइट करना है, सबसे पहले मैं इसको एडजस्ट करूंगा। अब ये नट इसके अंदर एडजस्ट हो गया, इसको मैं जब टाइट करूंगा एक टाइम होगा जब ये सही टाइट होने के करीब आएगा तो ये फोर्स ज्यादा इसके ऊपर अप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन मैं इसको ज्यादा टाइट नहीं कर सकूंगा। या अगर ये बंद था खोलने में मुझे बहुत दुश्वारी होगी क्योंकि इसका ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको कहते हैं मोमेंट आर्म। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको मोमेंट आर्म भी कहते हैं। अब ये मोमेंट आर्म इसकी छोटी है, इस वजह से मुझे इसके ऊपर जोर ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। लेकिन जब इसी नट को मैं इसमें करके टाइट करूंगा और इसकी मोमेंट आर्म को, अब देखें ये यहाँ तक मोमेंट आर्म है, ये यहाँ तक हो गई है, इसको मैं बढ़ा दूंगा, इसको टाइट करने में मुझे बहुत आसानी हो जाएगी और खोलने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो सेंटर ऑफ एक्सिस से लेकर यहाँ तक ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं मोमेंट आर्म। तो हम टॉर्क को ऐसे भी कह सकते हैं कि ये फोर्स इनटू मोमेंट आर्म का प्रोडक्ट है। मोमेंट आर्म जितनी बड़ी होगी चीजों के ऊपर थोड़ी फोर्स लगानी पड़ेगी उनको रोटेट करने के लिए, मोमेंट आर्म जितनी छोटी होगी आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। किसी भी चीज का आप मोमेंट आर्म भी बढ़ा देंगे और उसकी फोर्स भी ज्यादा बढ़ा देंगे तो वो काम ज्यादा आसानी से हो जाएगा, वो रोटेशन ज्यादा आसानी से हो जाएगी। थोड़ी फोर्स लगानी पड़ेगी क्योंकि आपने मोमेंट आर्म ज्यादा रखा हुआ था। बहुत सारी सिंपल मशीन है हमारे पास जो हम वर्किंग कर रहे होते हैं, उसमें ये मोमेंट आर्म का एक बहुत बड़ा रोल होता है। लेट्स सपोज एक लीवर है, आपने किसी चीज को ऐसे उठाना है, ये नीचे रखा, ये लीवर है, आपने कोई वेट, ये वेट है और यहाँ से आपकी फोर्स आ रही है, नीचे आपने एक सपोर्ट रख दी। अक्सर हम चीज़ों को उठाते हैं ना ऐसे सपोर्ट रख के, तो ऐसे उठा लेते हैं। अब ये फोर्स जितनी बड़ी मोमेंट आर्म इसकी ज़्यादा होगी आपको फोर्स कम लगानी पड़ेगी। अगर आपने यहाँ तक मोमेंट आर्म रखी हुई है आपको यहाँ से फोर्स लगानी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। लेकिन इसी मोमेंट आर्म को बढ़ा लेंगे तो आप उस चीज़ को ईजिली उठा लेंगे, थोड़ा जोर लगा लेंगे। दूसरा हमारी होती है पुली। पुली देखें तो ऐसे होती है, उसके ऊपर ऐसे रोप आ रही होती है और एक तरफ से हम खींच रहे होते हैं, दूसरी तरफ से चीज़ ऊपर जा रही होती है, ऐसे हम कहते हैं पुली के ऊपर। अब ये देखें पुली का ये जो मोमेंट आर्म है सेंटर ऑफ एक्सिस है और ये मोमेंट आर्म है। पुली जितनी छोटी होगी आपको उतनी फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, पुली जितनी बड़ी होगी क्योंकि उसका मोमेंट आर्म आपने बढ़ा दिया है तो आपको फोर्स थोड़ी लगानी पड़ेगी। इसी तरह मोटरसाइकिल के गाड़ी के गियर्स होते हैं, एक एक्सीलेटर अगर आपकी गाड़ी पहले गियर में है तो फोर्स जितनी लगाएंगे वो थोड़ी सी आगे जाएगी, लेकिन आप उसको गियर बढ़ा देंगे
उतनी फोर्स के साथ उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह मज़ीद गियर बढ़ाएंगे, आप गियर बढ़ाते जाएंगे तो सेम फोर्स के साथ उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे भी आपने जो गियर थे उनके मोमेंट आर्म को बढ़ा दिया है। छोटा गियर है, उसका मतलब है उसकी मोमेंट आर्म छोटी है, वो एक पर्टिकुलर स्पीड तक गाड़ी जाएगी, उससे आगे नहीं जाएगी। गाड़ी में से आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, वो एक डिमांड कर रही होगी कि आप मेरा गियर बढ़ाएं। उसके बाद आप गियर को चेंज कर देते हैं, दूसरे गियर में ले आते हैं, तो उसकी थोड़ी सी मोमेंट आर्म आपने बढ़ा दी। अब वही गाड़ी थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाएगी, स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज कर देगी उसी एक्सेलरेशन के साथ जो आपने प्रेस की हुई है पाँव के साथ। फिर आप तीसरे गियर चौथे गियर में जब गाड़ी को डालते जाएंगे तो आपकी गाड़ी ज़्यादा स्पीड से आगे जाती जाएगी, फोर्स उतनी लगेगी, आपने सिर्फ उसकी मोमेंट आर्म बढ़ा दी है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने मोमेंट के लफ्ज से कंफ्यूज नहीं होना। जैसे हम टाइप ऑफ फोर्सेज पढ़ चुके हैं कि कांटेक्ट फोर्सेज में हमने पढ़ा था कि कुछ ड्रैग फोर्सेज हैं, कुछ फ्रिक्शन फोर्सेज हैं। इसी तरह नॉन कांटेक्ट में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ा, ये फोर्सेस के नाम है। इसी तरह जो फोर्स किसी चीज़ को रोटेट करने के लिए यूज़ होती है उसका नाम है मोमेंट। तो जब हम मोमेंट का नाम लेंगे तो आपको फौरन से क्लिक कर जाना चाहिए कि ये एक रोटेशन वाली फोर्स है जो किसी चीज़ के ऊपर रोटेशन कर रही है। अगर ये रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करती है, जैसे घड़ी की सुइयां होती है ना, ऐसे आती हैं, ऐसे रोटेट करती हैं, तो इसको हम कहेंगे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मोमेंट है। यानी कि ऐसी फोर्स है जो रोटेशन कर रही है और क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है। अगर ये इस डायरेक्शन में शुरू कर दे ऐसे उल्टा, तो फिर हम कहेंगे ये मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इट मीन कि ये एक उल्टा चक्कर काट रही है। अब इंटरनेशनली जिस मोमेंट को पॉजिटिव मोमेंट माना जाता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, और जिसको नेगेटिव मोमेंट माना जाता है वो क्लॉकवाइज मोमेंट होता है। एक बॉडी इस डायरेक्शन में रोटेशन कर रही होगी तो इट मीन कि वो नेगेटिव मोमेंट होगा, और अगर एक चीज ऐसे मूवमेंट कर रही होगी तो इसको कहेंगे पॉजिटिव मोमेंट। नट को आप टाइट कर रहे हैं, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, इट मींस कि आप नेगेटिव मोमेंट जनरेट कर रहे हैं। अगर उसी नट को आप लूज कर रहे हैं, उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहे हैं, उसका मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, इट मींस कि वो पॉजिटिव मोमेंट है। मोमेंट कहते हैं ऐसी फोर्स जो किसी चीज को रोटेशन पे मजबूर कर देती है, इसको हम टॉर्क भी कहते हैं, और टॉर्क को इसका रोटेशनल एनालॉग भी कहते हैं। रोटेशनल एनालॉग का मतलब ये होता है कि जितने भी टॉर्क्स एक बॉडी के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं उनका सम जो सा है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर है। ये फैन है और ऐसे रोटेट कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इट मीन्स कि इसके ऊपर ये टॉर्क्स पड़ रहे हैं। ये जितने भी हैं इसके ऊपर टॉर्क्स हैं, एक इसको इधर से घुमाता है, एक इधर से घुमाता है, एक इधर से, एक इधर से। ये सारे टॉर्क्स जब हम ऐड करेंगे तो ये अप्लाइड फोर्स के बराबर होंगे, जो कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक भी हमें इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि जितनी ज्यादा उसके ऊपर फोर्स डालेंगे उतनी ही उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। आज की वीडियो में हमने पढ़ा मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होती है, जिसको आम जुबान में हम टॉर्क भी कहते हैं। जब कोई बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द घूमेगी उसको कहेंगे टॉर्क, और जो फोर्स उसके ऊपर पड़ रही है उसको कहेंगे मोमेंट। तो उस रोटेशन को हमने टॉर्क का नाम दे दिया, और उस रोटेशन को जो मजबूर कर रही है फोर्स को कहेंगे मोमेंट। टॉर्क और मोमेंट बराबर होते हैं। आप जितना मोमेंट डालेंगे, जितनी फोर्स डालेंगे, टॉर्क उतना ही जनरेट होगा। कोई भी रोटेटिंग बॉडी है उसमें दो चीजें होती हैं, एक उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जिसको मोमेंट आर्म भी कहते हैं, और दूसरी उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स होती है। ये दोनों चीज़ें मिलके टॉर्क जनरेट करती हैं। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स जो हमने डाली प्लस मोमेंट आर्म। जितना बड़ा मोमेंट आर्म होगा उतनी कम फोर्स पड़ेगी एक चीज को रोटेट करने के लिए। उसका मोमेंट आर्म थोड़ा कर देंगे तो आपको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो जितना बड़ा मोमेंट आर्म होगा उतनी ही उसकी मोमेंट कम लगानी पड़ेगी और टॉर्क जनरेट होगा। मोमेंट आर्म बहुत सारी सिंपल मशीन्स में एज अ बेस काम करती हैं, जिसकी वजह से वो मशीनें ज़्यादा अच्छा काम करती हैं। बेस का मतलब ये है कि ये उनको डिज़ाइन करने में मदद देती है। मिसाल भी दी थी, एक लीवर था, अगर हम छोटे हैंडल वाला लीवर लेंगे तो चीज़ आसानी से नहीं उठा सकते। अगर उसका हैंडल बढ़ा देंगे, उसकी मोमेंट आर्म बढ़ा देंगे तो फोर्स थोड़ी लगानी पड़ेगी, उस चीज़ को हम उठा लेंगे इजीली। फिर हमने पुली की मिसाल दी कि पुली अगर इसका मोमेंट आर्म छोटा होगा, अगर इस पुली का मोमेंट आर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो ये इतनी सी पुली होगी, अगर यहाँ तक है तो ये पुली थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। इसी तरह मोमेंट आर्म
यहाँ से यहाँ तक है तो ये इतनी बड़ी पुली हो जाएगी। जितनी बड़ी पुली होगी आपको फोर्स थोड़ी लगानी पड़ेगी। गियर की मिसाल दी थी, गाड़ी के छोटे गियर होते हैं तो वो इतना सा गियर होता है, उसके ऊपर जब आप इंजन जोर लगाता है तो गाड़ी थोड़ी सी आगे जाती है। लेकिन इस गियर का मोमेंट आर्म बढ़ा देंगे, गियर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तीसरा गियर उससे बड़ा, चौथा उससे बड़ा। जो गियर बढ़ाते जाएंगे आप फोर्स कम लगाएंगे और उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। जो रोटेशनल बॉडीज़ हैं उसमें भी मोमेंट आर्म इसी तरह ही काम कर रही है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको मोमेंट या टॉर्क के बारे में आपके कंसेप्ट क्लियर किए। उम्मीद है कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़ाहिद इकबाल नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।